हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 18th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे थे और 50 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द मतलब पहला नहीं 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन द एनवायरमेंटल लॉ। तो इसमें लैंडमार्क केस कौन सा है? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 वॉज स्ट्रक डाउन। तो किस केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66 से ख़त्म कर दिया था? और श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर जो भी LLB वाले बच्चे हैं इस केस को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जाम में 5-6 बार पूछा है और ऊपर वाला केस भी एक बार पूछ चुका है ऑल इंडिया बार। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर एज पर IT एक्ट। तो किस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज अ ओरिजिनेटर एट्रीब्यूट नहीं होगा? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका आंसर आपको मिलेगा IT एक्ट के सेक्शन 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट। तो कोई भी वुमेन कितने दिन की मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम कर सकती है? मैक्सिमम 26 वीक्स की। ये आपको मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 5 का क्लॉज 3। पहले यहाँ पे 12 वीक्स का मैक्सिमम पीरियड मिलता था, लेकिन 2017 में इसको अमेंड करके 26 वीक्स कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट ड्यूरेशन इज अ वुमेन एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। तो ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए कोई वुमेन कितने दिन की लीव ले सकती है जिसमें वेजेस भी नहीं काटे जाएंगे? तो 2 हफ्ते की। और ये कहाँ मेंशन है? मैटरनिटी बेनिफिट के सेक्शन 9A में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 9A में ये मेंशन है। देखो, मैं सारे क्वेश्चंस के रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चले कि इस बार ऑल इंडिया बार एग्जाम ने एक मॉडरेट पेपर बनाया है। तो जब आप लोग इस बार पेपर देने जाएंगे तो कम से कम 15 दिन पहले जितने भी BR एक्ट हैं, जो आपका सिलेबस है, उसकी एक ब्रीफ रीडिंग आपको लेनी है। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी क्वेश्चन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर ओरिजिनली एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री फॉर हैविंग एटलीस्ट 1 कैंटीन। तो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होने चाहिए जहाँ पे कैंटीन भी हो? तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 46 में बताया है कि वहाँ कम से कम 250 वर्कर काम करने चाहिए, मिनिमम 250 वर्कर। 57, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ वर्कमैन। तो वर्कमैन की डेफिनेशन में कौन नहीं आता है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2S यानी डेफिनेशन क्लॉज का जब सेक्शन 2S देखेंगे तो उसमें वर्कमैन की डेफिनेशन दी गई है। तो वहाँ बताया गया है कि अगर कोई पर्सन 10,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है तो उसे वर्कमैन नहीं मानते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे इनकम बताई गई है 12,000। अ सुपरवाइजर ड्रॉइंग मंथली सैलरी ऑफ 12,000 रुपीज़, तो ये वर्कमैन नहीं है। 58, हु हैज़ डिफाइंड टॉर्ट एज अ टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाई लॉ। तो ये हो जाएगा इसका विनफील्ड। 59, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट मैगजीम। 59A, डेडेनम साइन इंजूरिया। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट रिलेट्स टू नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन A, सेक्शन 140। अब ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, इसमें अमेंडमेंट आया था अभी 2019 में, तो सेक्शन 140 को ना इसमें ओमिट कर दिया था, मतलब निकाल दिया था। फिर भी पूछा हुआ है, खैर कोई नहीं, अब पूछा है तो आंसर तो बताना पड़ेगा। हाउ मैनी कंज्यूमर राइट्स, 61 है, हाउ मैनी कंज्यूमर राइट आर आइडेंटिफाइड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो कितने तरीके के कंज्यूमर राइट आइडेंटिफाई किए गए? 6 तरीके के। ये आपको कहाँ मिलेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 में आपको इसका आंसर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी 62, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज ऑथराइज टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। तो कौन सी बॉडी है जो ऑथराइज की गई है, जो एडवाइस देगी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट पे? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो टैक्स कैन बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन
63 का डी 265। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी क्यों होते हैं? क्योंकि आपको आर्टिकल सीधे बेयर एक्ट से खोलना है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, और आपको ये मैच करके देख लेना है ऐसा स्टेटमेंट कहाँ मिल रहा है। 64 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 21 मार्च 2020 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अ पर्सन इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। तो अगर किसी पर्सन को रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब यही है, इफ़ ही हैड बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ, मतलब 182 दिन तक रहा हो, तो कोई भी पर्सन इंडियन रेजिडेंट कब बोला जाएगा? जब वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन हिंदुस्तान में रहा हो। 66 कह रहा है, क्या पूछ रहा है? इनकम इज़ डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। तो इनकम कहाँ डिफाइन है? तो बस बेयर एक्ट खोलना है और ये जो सेक्शन दिए हैं बस इसी में टैली कर लेना है। तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक्शन 224 में इनकम डिफाइन है। अगला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फ्रॉड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कौन सा इसमें फ्रॉड नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉड डिफाइन कहाँ है। तो फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में डिफाइन है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सेक्शन 17 के एक्सप्लेनेशन से पूछा गया है। तो जब इसमें आप पहला वो पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो देखेंगे जैसे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि मेयर साइलेंस इफ़ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक। तो ये फ्रॉड नहीं है। तो मेयर साइलेंस एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ फ्रॉड। पहला इसमें इलस्ट्रेशन देखें, जैसे ए बी को घोड़ा बेचता है और ए को पता है कि वो दिमाग से पैदल है, यानी वो पागल है, लेकिन बी उस घोड़े के बारे में कुछ बताता, वो ए उस घोड़े के बारे में बी को बताता नहीं है। तो यहाँ पे ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ए की ड्यूटी नहीं है कि वो बी को इस बारे में बताए। बी ए बाउंड नहीं है बताने के लिए कि घोड़ा दिमाग से पैदल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी। मेयर साइलेंस इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक। तो ये फ्रॉड नहीं है। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ ए इंटेंडेड टू डिसीव बी फाल्सली रिप्रेजेंट दैट 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 19 से पूछा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। और ये आपको मिलेगा सेक्शन 19 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 19 का इलस्ट्रेशन पूछा है, पहला इलस्ट्रेशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाई ए डिग्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट। तो किसी भी मैटर के मेरिट पे, मतलब जब सुना जाता है तो उसकी मेरिट पे कौन सा इंजंक्शन दिया जाता है? तो परपेचुअल इंजंक्शन है, वो मेरिट पे डिसाइड होता है। ये कहाँ लिखा है? ये सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जब आप सेक्शन 37 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अ स्टिपुलेशन इन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ फेलियर टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट। तो देखो ये जो लाइन लिखी हुई है, सेम रेट एज वॉज पेबल अपॉन द प्रिंसिपल इज नॉट अ पेनल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ। तो ये सेक्शन 74 की है लाइन। सेक्शन 74 में जब आप देखेंगे तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, वहाँ से ये पूछा गया है। और ये जो हिट करेगा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 74 में हिट करेगा। तो सेक्शन 76 तो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। सेक्शन 73 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। और सेक्शन 75 में मैं एक बार बी देख लेता हूँ। सेक्शन 75 में क्या है? सेक्शन 75 में है पार्टली राइटफुली रेस्किंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन, ठीक। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 74। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 63 ऑफ टीपी एक्ट। तो कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट करने पे? तो ये हमें करना पड़ता है ऑप्शन सी। तो डायरेक्ट आपको इसमें क्या करना है, सेक्शन 63 एक खोलना है, वहाँ पे 9% पर एनम लिखा हुआ है, टिक मार के चले आना है। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ टीपी एक्ट। तो कितना टाइम लिमिट दिया गया है? तो उसमें सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो उसमें दो बताया गया है, 2 पॉइंट लिखे हैं, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर एंड दूसरा पॉइंट है और अ पीरियड ऑफ 18 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र।
तो यहाँ पे लिखा है लाइफ ऑफ ट्रांसफरी, तो ये गलत हो गया ऑप्शन बी सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन बी। सेक्शन 17 पढ़ोगे डायरेक्ट आंसर मिलेगा, टिक मार के चले जाना है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत कौन सा इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको एनआई एक्ट के सेक्शन 11 में, एनआई एक्ट के सेक्शन 13 में इसका आंसर मिलेगा, जहाँ पे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीनों के तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हुंडी नहीं है। हुंडी इज़ नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, so answer is B, 73 answer is B. In the light of NI Act, at what rate interest will be charged if rate of interest is not mentioned, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये लगेगा आपका 74 आंसर हो जाएगा C। अब ये कहाँ बताया गया, कहाँ मेंशन है, तो NI एक्ट के सेक्शन 80 में, सेक्शन 80 में बताया गया कि जहाँ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन नहीं तो वहाँ 18% लगा सकते हैं। 75 within what period from the date of publication of declaration if no award is made the entire proceeding for the acquisition of land shall be lapsed। मतलब यही है कि फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन के पब्लिकेशन की डेट के बाद अगर कोई अवार्ड नहीं बनता है तो जो लैंड के एक्विजिशन की प्रोसीडिंग है वो लैप्स हो जाएगी। वो कितने दिन के अंदर लैप्स हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये दोनों ही लैंड एक्विजिशन से क्वेश्चन है। 76 कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज दैट नीड टू गिव देयर प्रायर कंसेंट फॉर एक्वायरिंग लैंड फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो कितने परसेंट पे देते हैं ये लोग, 76 का ऑप्शन बी 80% पे। सेवन इमेजिन एन IPL टीम यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टीम नहीं, IPL टीम यानी जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। इमेजिन एन IPL टीम सेटअप अ कंपनी टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लॉथ। वो अपने रेंज मतलब जो कपड़े बेचेगी वो अपने रेंज के अकॉर्डिंग बेचेगी। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी टर्म, तो यहाँ ट्रेडमार्क लगेगा। क्या लगेगा, ट्रेडमार्क। देखो पेटेंट जो होता है वो कोई भी, जैसे साइंस का आपने इन्वेंशन किया, कोई डिस्कवरी की, तो वहाँ कोई भी इन्वेंशन जब आप करते हैं तो वहाँ आपको पेटेंट लेना पड़ता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कहाँ मिलता है, जैसे किसी भी रीजन का कोई विशेष चीज़ है, जैसे आगरा का पेठा हो गया, मथुरा के पेड़े हो गए, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हो गई, ठीक है। हालांकि फिरोजाबाद की चूड़ियों को GI टैग नहीं मिला हुआ है, जैसे मथुरा के पेड़े को मिला हुआ है, अलीगढ़ के ताले को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ GI टैग मिलता है। और ट्रेडमार्क किस पे मिलता है, ट्रेडमार्क मतलब कोई भी आर्टिकल पे, मतलब आपने कोई भी यूनिक चीज़ बनाई या डिस्टिंक्टिव है दूसरी चीज़ों से, है ना, कोई इमेज हो, कोई आपका नेम हो, तो उस पर ट्रेडमार्क मिलता है। 78 कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डू पेटेंट यूजली लास्ट फॉर, तो पेटेंट कितने दिन के लिए मिलता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, तो ये है 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 ईयर्स के लिए। और ये इसका आंसर आपको मिलेगा पेटेंट एक्ट के सेक्शन 53 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। 79 ऑप्शन बी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज इश्यूड टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़, तो पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कौन सी रेट यूज़ की जाती है, मैंडेमस। और ये इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर रेट है। ये भी क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर रेट इन इंडिया, तो मैंडेमस। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस किस आर्टिकल में, यानी सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में रेट इशू करता है और हाई कोर्ट किस आर्टिकल में करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड मेड द प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हुआ था 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ऑप्शन डी हो जाएगा 81। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कलरेबल लेजिस्लेशन, तो कलरेबल लेजिस्लेशन पे लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, ऑप्शन ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बार ने पहले भी पूछा है। देखो ये जो केस लॉ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 7, 8 या 10 केस तक पूछता है ऑल इंडिया बार, 10 में से 6 केस रिपीट होते हैं। तो जितने भी पेपर पहले हुए हैं उनमें जो भी केस लॉ आए हैं उसकी मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आपका 19th ऑल इंडिया बार जब भी होगा तो उसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन लाइट ऑफ एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन रे बेरीगुरी केस, तो कौन सा अमेंडमेंट था, ये था आपका 83 ऑप्शन सी, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेवेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ रिपग्नेंसी बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ। तो जब आप आर्टिकल 254 पढ़ेंगे, 254 में बताया गया कि इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ। तो आपको डायरेक्ट आर्टिकल उठाना है और ओपन बुक एग्जाम है, कॉन्स्टिट्यूशन पलटना है 254 से और टैली कर लेना है कि ये लाइन कहाँ लिखी है। तो 84 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 85 कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन पीरियड वॉज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर चेंजिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो ये 15 साल बाद प्रोविज़न था और ये है आपका आर्टिकल 343 का क्लॉज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए। चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 87 सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट हर प्लेस ऑफ वर्क में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ वॉयलेशन। तो मतलब किसी भी वुमेन का उसके वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ये किसका वॉयलेशन भी है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) का। 87 ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन हैज़ बीन अप्लाइड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25 क्लॉज 2 का क्लॉज बी एंड 26 क्लॉज बी। तो ये होती है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है जो कि आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी और आर्टिकल 26 क्लॉज बी के बीच में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ आईपीसी मे नॉट अप्लाई। अब कहाँ आईपीसी अप्लाई नहीं होगी? तो ये आईपीसी का सेक्शन 4 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वाले केस में एन ऑफेंस कमिटेड बाई इंडियन आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ तो देखो कोई भारतीय है बाहर जाके क्राइम कर दे तो उस पर आईपीसी लागू होगी। अगर कोई शिप है एन ऑफेंस कमिटेड बाई एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर कोई पर्सन किसी शिप पे क्राइम करता है वो शिप रजिस्टर्ड है इंडिया में तो इस पर भी आईपीसी लागू होगी। लेकिन इस वाले केस में आईपीसी लागू नहीं होगी, मतलब थर्ड पॉइंट पे लागू नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 90 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग। देखो आईपीसी जो थी पुरानी वाली, अब हम ओल्ड लॉ के और न्यू लॉ के नाम से जानते हैं। नई भारतीय न्याय संहिता आ गई और ओल्ड तो आईपीसी है ही। तो उसमें 5 तरीके के पनिशमेंट बताए थे सेक्शन 53 में। लेकिन अभी जो नई हमारी क्रिमिनल लॉ आई हैं जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाली हैं, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 में पनिशमेंट डिफाइन किए गए हैं और उनमें 6 तरीके के पनिशमेंट बताए गए हैं। यानी जो पहले 5 थे आईपीसी के वो तो उसके अंदर लिखे ही हैं। एक पनिशमेंट बढ़ा दिया है। कौन सा बढ़ा दिया है? कम्युनिटी सर्विस का बढ़ा दिया है। 91 ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। ए और बी एग्री हुए कि दोनों तलवारबाजी करेंगे मनोरंजन के लिए। अब दोनों ना फेयरली खेल रहे थे, यानी ईमानदारी से खेल रहे थे, लेकिन ए ने हर्ट कर दिया जेड को, गलती से लग गया होगी तलवार उसके। तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है ए ने? तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आईपीसी के सेक्शन 87 से क्वेश्चन पूछा गया है। 87 का इलस्ट्रेशन है, यानी 87 का दृष्टांत। 92 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। किस सिचुएशन में जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसमें आप सामने वाले की जान नहीं ले सकते? तो किस में नहीं ले सकते? तो जब आप सेक्शन 100 पढ़ेंगे आईपीसी का, उसमें 7 कंडीशन बताई हैं, ठीक। तो अगर उन 7 कंडीशन में कोई भी ऑफेंस होता है तो वहाँ आप सामने वाले की जान ले सकते हो। लेकिन ऑप्शन जो सी है, इस केस में हम सामने वाले की डेथ कॉज नहीं कर सकते। 93 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पिक्यूनियर बेनिफिट। तो देखो ये जो सेक्शन 89 है आईपीसी का, उसमें बेनिफिट वर्ड का यूज़ किया गया है और बेनिफिट वर्ड का मतलब पिक्यूनियर बेनिफिट नहीं, यानी धन संबंधी बेनिफिट नहीं है, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 एक्स इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स बिल। मतलब एक्स क्या करता है, जानबूझ के एक औरत का यानी वुमेन का घूंघट उठा देता है विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी मर्जी के। तो इसने क्या कोई ऑफेंस किया? भाई बिल्कुल किया इसने ऑफेंस। इसने क्या किया? इसने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी।
तो ये पुरानी लॉ है आईपीसी, अब बदल गए हैं सारे सेक्शन, इनको याद नहीं करना आपको, अब नई भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग याद करना है। 95 क्या कह रहा है, व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी कॉज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग। अगर कोई पर्सन किसी बच्चे को किसी बच्चे का अंग भंग कर देता है, यानी कोई अंग काट देता है, हाथ काट दिया या पैर काट दिया, फिर उससे भीख मंगवाता है, तो उसके ऐसे ऑफेंस के लिए क्या सज़ा रखी है, ऐसे ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। ये कहाँ मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा आपको आईपीसी के सेक्शन 363A में, 363A में। 96 एक्ट थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग बाई अनलेस बाई गिव्स हिम मनी। अब देखो ये एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक्स कह रहा है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम एक नोट पब्लिश कर देंगे, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे कितने साल की सज़ा हो सकती है, यहाँ पे इसे 3 साल की सज़ा हो सकती है एक्सटॉर्शन के मामले में। एक्सटॉर्शन डिफाइन है आईपीसी के सेक्शन 383 में और उसका पनिशमेंट डिफाइन है 384 में, तो इसे 384 के अकॉर्डिंग 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन असिस्टेंट सेशन जज ऑथराइज टू पास। अब असिस्टेंट सेशन जज कितने साल तक की सज़ा दे सकते हैं, तो 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। ये कहाँ लिखा है, ये सीआरपीसी के सेक्शन 28 के क्लॉज 3 में लिखा है, सीआरपीसी सेक्शन 28 क्लॉज 3। 98 अब पर्सन अरेस्टेड बाई ए प्राइवेट पर्सन। अभी एक प्राइवेट पर्सन ने, मतलब कह सकते हैं एक आम आदमी ने किसी को गिरफ्तार कर लिया है, और फॉर कमिटिंग नॉन बिलीवर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी एक कोई प्राइवेट पर्सन था, उसने एक पर्सन को अरेस्ट किया जिसने उसके सामने नॉन बिलीवर या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था। शैल बी री अरेस्टेड बाई अ पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी री अरेस्टेड किया जा सकता है इफ़ सच पर्सन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 41 में। देखो बहुत लोग इसमें 43 मार्क के आए होंगे। 43 में क्या है कि एक प्राइवेट पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है यदि उसके सामने कोई नॉन बिलीवेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो प्राइवेट पर्सन को भी राइट है, यानी मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, मेरे सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल या अगर मेरे सामने कोई कॉग्निजेबल या नॉन बिलीवेबल ऑफेंस होता है तो मैं किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता हूँ, और या तो मैं उसे पुलिस वाले को सुपुर्द कर दूंगा या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाकर दे दूंगा। तो अगर पुलिस वाले को लगता है कि जिस काम मतलब जिस लिए इसको अरेस्ट किया गया तो सच में कोई नॉन बिलीवेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस वाला उसे री अरेस्ट कर लेगा अंडर सेक्शन 41। ठीक, यानी आप सेक्शन 43 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो वहाँ यही लिखा है कि अगर पुलिस वाले को लगता है कि सेक्शन 41 के प्रोविज़न हिट करते हैं तो उसे दोबारा री अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन 99 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। तो किस केस में वाइफ एंटाइटल नहीं है, ऑप्शन बी, वाइफ वॉलंटरी रिफ्यूजेज टू लिव विद हस्बैंड। अगर वो अपनी स्वेच्छा से पत्नी कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगी तो यहाँ उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वही सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, उसमें आप क्लॉज 4 क्लॉज 5 देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 100 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डील्ड अंडर सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी। तो डायरेक्ट सीआरपीसी खोलना है, 164A उसमें सेक्शन निकालना है, तो वहाँ 164A में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है रेप विक्टिम का। तो जो रेप पीड़िता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 164A में होता है सीआरपीसी के। तो फ्रेंड देखो हमने पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, पहले वीडियो में 50 किए थे और आज हमने 50 से लेके पूरे 100 तक कर दिए हैं। और मेरे हिसाब से ये पेपर इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है और टफ भी नहीं है। अगर आप पेपर से 15 दिन पहले बेयर एक्ट का ब्रीफ रीडिंग ले लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। यानी जो 3 घंटे का टाइम है जिसमें आपको 40 नंबर लेने हैं, वहाँ आप आसानी से कर लेंगे अगर आप 15 दिन पहले अपने बेयर एक्ट को ब्रीफ रीडिंग ले लेते हैं कि कहाँ किस सेक्शन में कौन से प्रोविजन है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, बुक खोलनी आंसर देने हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर भी करें।